बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में नहीं होगी कांवड़ यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम खबर, कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला। कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया। तो सरकार के साथ बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा स्थगित करने का लिया फैसला। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के साथ बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया, कितने दौर की बातचीत चली और ये जो निर्णय है इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, सरकार का रुख पहले साफ था कि कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार या तो खुद फैसला ले, नहीं तो कोर्ट को आदेश देना पड़ सकता है। और इसके बाद से ही जो मंथन था वो शुरू हो गया था और इसी बीच आज भी कांवड़ संघ के साथ में वार्ता की गई, जिसके बाद में सरकार की अपील पर फिलहाल कांवड़ संघ ने यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। और हालांकि ये जरूर कहा गया है अभी सरकार की तरफ से कि यात्रा को रद्द या निरस्त नहीं किया, फिलहाल स्थगित किया गया है। यानी इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अभी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो फिलहाल स्थगित किया गया है इस यात्रा को, पुष्टि कर दी गई है शासन की तरफ से। और देखिए, लगातार कोर्ट भी ये कह रहा था कि जो हालात है, लोगों की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। इसी को लेकर कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सरकार इस पर पुनर्विचार करके फैसला नहीं लेती है तो सरकार को कोई सख्त रूप अपनाना पड़ता है, तो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश देना पड़ सकता है इसके ऊपर। लेकिन लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह का माहौल था, पहले यूपी सरकार ने कहा कि हम यात्रा पर रोक नहीं लगाएंगे, इसके बाद में उत्तराखंड सरकार से वार्ता हुई, तो उत्तराखंड सरकार ने भी जो पहले स्थगित की थी यात्रा उसको यात्रा कराने का फैसला लिया, लेकिन बाद में उत्तराखंड सरकार ने स्थगित कर दी यात्रा को। तो इस तरह से चीजें बदलती रही पल पल। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया पूरे मामले का। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दिया, उसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से बात सुनी, यूपी सरकार का पक्ष सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यूपी सरकार फिर से अपने फैसले पर विचार करे, इस निर्णय पर विचार करे, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। आस्था उसके बाद आती है, लोगों के जीवन के बाद आती है। जिसके बाद में लगातार वार्ता चल रही थी और अभी जो है वार्ता के बाद में जो कांवड़ संघ है उन्होंने सरकार की अपील पर फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। जी, यात्रा कब तक के लिए स्थगित की गई है, इस पर कोई अपडेट? बारे में अभी कोई भी शासन की तरफ से बोलने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ दो टुक यही कहना है कि फिलहाल सरकार की अपील पर इस यात्रा को स्थगित किया गया है। और अब देखना ये होगा कि क्या जो यात्रा को स्थगित किया है ये आगे स्थगित रहती है या इस पर फिर से, जिस तरह से हमने अभी कहा कि पल पल में चीजें बदलती हुई हमने देखी है, आगे देखना होगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है कांवड़ संघ ने सरकार से वार्ता के बाद। जी शैलेश, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार इस मामले पर सुनवाई होनी है और सरकार से पुनर्विचार करने के लिए कहा था। क्या अब इस मामले में नया रुख सामने आया है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से नया रुख है और बड़ा फैसला भी है ये कांवड़ संघ का भी। और आज भी जब सुबह बैठक हुई टीम 9 की मुख्यमंत्री की, उसके बाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से अगर सूत्रों की माने सारे अधिकारियों से भी चर्चा हुई तैयारियों को लेकर। सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि उनकी तैयारी पूरी है और इन चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से यात्रा को निकालना है, लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, ये सारी चीजें बताई जा रही थी। लेकिन देखिए, इसी बीच में जो केंद्र का हलफनामा था, जो कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जो स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि अब चीजें बदल सकती है और वैसा ही हुआ। देखिए, बड़ा फैसला है कांवड़ संघ का भी फिलहाल यात्रा को स्थगित करना। सरकार ने कई दौर की वार्ता की, उसके बाद में ये यात्रा स्थगित करने का फैसला जो है वो लिया गया है। जी शैलेश, कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित करने का यह फैसला लिया है सरकार से बातचीत के बाद, क्या कोई मांग रखी गई थी? देखिए, फिलहाल जब निश्चित रूप से खुलकर नहीं बताई गई, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां पर निश्चित रूप से मान सकते हैं जब बात हुई होगी तो सभी पहलुओं पर हुई होगी, क्योंकि कोरोना महामारी जो है अभी तीसरी वेव जो है, देखिए वो जी शैलेश, सबसे बड़ी जो बात थी वो यही। जी शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आस्था अपनी जगह है, लेकिन ये अहम फैसला सरकार ने लिया है, बड़ा फैसला लिया है। महामारी को देखते हुए तीसरी वेव आने की आशंका के मद्देनजर फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर से हुई है, जिसमें 2 प्रकाश कावरे उर्फ आदम और भूप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफा नागपुर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी झारखंड का रहने वाला कौसर आलम है।
उसकी उम्र 50 साल है और पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने वाले उमर गौतम के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और तीनों को उमर गौतम से पूछताछ के आधार पर नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पहुंचने के बाद यूपी एटीएस इन्हें कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेगी, जिससे इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। इस मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रकाश कावरे उर्फ आदम स्नातक है और उसकी पत्नी इजिप्ट की नागरिक है। तो धर्मांतरण मामले में 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है, जिनके आज रात्रि तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आगरा में 18 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकदी लूटकर भागे बदमाशों में से 2 की पुलिस मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई और सीएम योगी ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की तारीफ करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई। दरअसल आज आगरा में हथियारबंद लुटेरों ने कमला नगर क्षेत्र में मंडमपुरम गोल्ड के ऑफिस में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस भी हरकत में आई और मोर्चा संभाल लिया और एतमादपुर इलाके में 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया। दोनों गोली लगने से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, लूट की घटना को 4 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दिया था। हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम आधा हुआ है, लगभग रिकवरी भी आधी हुई है, बदमाशों की संख्या भी आधी है, जिस पे हम काम कर पाए हैं। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 2 से 3 बदमाश अभी शेष हैं। अभी हाफ ऑफ द कैश एंड ज्वेलरी बाकी है, जिसको रिकवर करना है। गैंग फिरोजाबाद का है, ये जानकारी हो गई है। गैंग पे अब काम करेंगे, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके एक्म्प्लिस कौन लोग हैं, पुराने किस किस मुकदमों में जेल गए हैं, उस पर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जितना डिटेल्स इनके बारे में निकाल सके, प्लस बाकी जो हमारा डिजिटल सर्वेलेंस का तरीका है कि हम एनालिसिस करते हैं, अननोन नंबर्स की वेरिफिकेशंस करते हैं, इन सब पे काम करेंगे। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि हम बाकी भी गैंग के लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे, पकड़ेंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ करेंगे। वहीं लखीमपुर से लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि एकजुट होकर 5 महीनों तक काम करेंगे, तभी सही नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि अब 24 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाना होगा, पुराने नेताओं को साथ काम करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। आप सब अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। और आपको सबसे बड़ी बात इस चीज पर आपको गर्व होना चाहिए कि जो संगठन बना है वो फर्जी और कागजी नहीं है। तो अगर आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ आए हैं, उसकी भी वजह ये है कि हम सब ने एक साथ काम किया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। खाली पड़े पदों और बेरोजगारी पर चर्चा की। तो प्रियंका गांधी ने युवाओं से कहा कि वो पहले भी युवा प्रतियोगी छात्र छात्राओं की बात उठाती रही हैं और आगे भी युवा एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही जालौन में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता समीक्षा बैठक के दौरान आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के आपस में मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर का है। Kita
उधर गोंडा में कोटे की दुकान के चैन को लेकर पुलिस के सामने ही भिड़े दो पक्ष। पुलिस के सामने दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट को देखते हुए चैन किया गया निरस्त। विकासखंड कटरा बाजार के ग्राम पंचायत जयराम जोत का मामला। वहीं फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो कहीं भी किसी को भी मुर्गा बनाकर डंडे से पीटने लगते हैं। दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंगों को दो युवकों को मुर्गा बनाकर डंडे से पीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला राजेपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है, जहां खेत से पानी का मोटर चोरी हो गया था, जिसको बाद में गांव के कुछ दबंगों ने दो युवकों को जबरदस्ती उठाकर ले गए और उनके साथ ऐसा काम किया। यूपी में पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रही हो, लेकिन मेरठ में अभी भी बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मेरठ के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मेरठ के एक टेक्सटाइल व्यापारी से 25 लाख की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्पीड पोस्ट के जरिए से एक चिट्ठी व्यापारी को मिली, जिसमें 25 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने के एवज में जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ना ये चिट्ठी आई थी कल दोपहर के टाइम, तो उसमें रंगदारी की डिमांड आई है। ये 25 लाख हो गई। क्या लिखा था चिट्ठी के अंदर? उस चिट्ठी में लिखा था कि 21 तारीख को इस टाइम में पैसे वहाँ पहुँचा दीजिए बाईपास से। डाक के थ्रू आई है। देखिए, रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी आई है। एक व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं और खंडक बाजार में उनकी दुकान है। उनके पास में ये रजिस्टर्ड लेटर आया है। पुलिस ने तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है और कुछ टीमें हम लोगों ने गठित करी हैं। व्यापारी को सुरक्षा भी प्रदान करी है और उनको संतुष्ट किया है और हम जल्दी से जल्दी जो है अपनी इन टीमों के माध्यम से परिश्रम करके इस प्रकरण का खुलासा करेंगे। जिन्होंने ये चिट्ठी भेजी थी उन लोगों को हम उनके नाम सामने लाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। वहीं हाथरस जिले की थाना सासनी पुलिस ने छापा मारकर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 615 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास एक मैक्स पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस टीम को इस सफलता के लिए 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वहीं संभल में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के आवास से 50 लाख कैश चोरी का खुलासा किया है और इस चोरी की वारदात को पूर्व विधायक के ही 2 ड्राइवरों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी ड्राइवर के घर से 48 लाख कैश बरामद किया, लेकिन दोनों आरोपी फरार हैं। एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। थाना गुन्नौर के अंदर 15 तारीख को यह सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव के यहाँ से चोरी करके लगभग 50 लाख रुपए किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। पुलिस की टीम इसमें लगाई गई थी। सर्विलांस और पुलिस की मदद से आज इसमें से कुल 47 लाख 88,550 रुपये बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये जो पैसा है ये 2 अभियुक्तों से बरामद किया गया है। और अब खबर मेरठ से, जहां पुलिस ने चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त और कटाई करने के मामले में आरोपी मन्नू कबाड़ी की करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। सारी संपत्ति पर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए कुर्की की कार्रवाई की। फिलहाल मन्नू कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कबाड़ी, जिसका कि कोसीगंज में आप सभी जानते हैं कि इसका कारोबार अवैध कारोबार था। गाड़ियों का कटान, गाड़ियों की चोरी से लेकर और गाड़ियों के अवैध कटान तक ही शामिल थे। इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने इनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया। पुलिस ने संपत्ति चिन्हित कर रखी थी, तो सभी संपत्ति को मुनादी करके कुर्क किया। उधर ललितपुर में कमिश्नर अजय शंकर पांडे की अध्यक्षता में चल रहे समाधान दिवस के मौके पर एक फरियादी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल फरियादी की पट्टे की जमीन लेखपाल ने पक्षपात करके कागजों में किसी और के नाम पर चढ़ा दी थी, जिससे परेशान होकर फरियादी अधिकारियों से चक्कर लगाकर थक चुका था। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने समाधान दिवस में कमिश्नर के सामने आत्मदाह का प्रयास किया।
वहीं बरेली विकास प्राधिकरण ने पटेल नगर गुलमोहर पार्क रोड पर बने अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई। कई बड़े हॉस्पिटल होटलों ने कर रखा है सड़क पर अतिक्रमण। दरअसल बीडीए स्मार्ट सिटी के तहत पटेल नगर में बना रहा है मॉडल रोड और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। तो वहीं अतिक्रमण हटाने गई टीम की लोगों से जमकर नोकझोंक भी हुई। उधर मुरादाबाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुलिस की नौकरी हासिल करने वाली एक महिला सिपाही पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरादाबाद के महिला थाने में तैनात महिला कांस्टेबल रीना और सरोज यादव ने अपने पति अरविंद यादव के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। दरअसल दोनों ने मिलकर फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाया और पुलिस में भर्ती हो गए। फिलहाल धोखाधड़ी से नौकरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी महिला और उसका पति दोनों फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। महिला थाने पे एक महिला आरक्षी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने अपना नाम बदल के तथा डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसे बदलकर नियुक्ति प्राप्त की गई है। इस संबंध में जांच की गई तो ये जो आरोप है वो सत्य पाए गए कि इसमें कूटनीतिक दस्तावेज का उपयोग किया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि इसमें इनके पति भी संलिप्त थे साथ में। उधर हापुड़ में नाबालिग से रेप मामले में दोषी की मदद करने वाले तीसरे आरोपी को भी अदालत ने दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास और 1,01,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 7 नवंबर 2014 का है, जब आरोपी शहजाद अपने दो साथियों के साथ 16 साल की नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और 15 नवंबर 2014 को तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। मामले में शहजाद को पहले ही सजा हो चुकी है। कोर्ट ने पीड़िता को जुर्माने की 80% राशि और 1 लाख रुपए पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया। ये मामला थाना धोलाना क्षेत्र का है 2014 का। जो वादी है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी को शहजाद भुरवा और साहिब बहला फिसला कर ले गए और उन तीनों को फिर दादरी में पकड़ा गया, जहां दो जो अभियुक्त थे इसमें शहजाद और भुरवा को पूर्व में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हो चुकी है। वहीं बाराबंकी में ट्रक पलटने से उसमें आग लग गई और वो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। यह हादसा बाराबंकी में कोतवाली बुढ़ापुर क्षेत्र का है। बताया जा रहा है ट्रक सीतापुर के तंबोर से प्लाईवुड लादकर इंदौर जा रहा था और तभी भगौली रेलवे क्रॉसिंग के पहले ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ट्रक गड्ढे में गिर गया और उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रक के चालक और खलासी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ में रेलवे विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां हापुड़ रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी का इंजन अचानक पटरी से उतर गया। इसकी सूचना के बाद रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मालगाड़ी गजरौला से खुर्जा जा रही थी। रेलवे के इस मामले की जांच की जा रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने फिर से आरक्षण की मांग उठाई है। संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ योगी और मोदी से ही उम्मीद है जो निषाद समाज को आरक्षण दिला सकते हैं। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तो क्या भाजपा के साथ गठबंधन रहेगा, तो उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से खुद को डिप्टी सीएम बनाने की चाहत मीडिया के सामने रखी। वैसे ही जाके अपना अपने प्रदेश में संभाला। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहाँ के लोग राजनीति आराम से करते हैं। यहाँ 9 प्रधानमंत्री दिया है, हमेशा यहाँ से देश चलता है पूरा केंद्र। अब यहाँ से 9 प्रधानमंत्री दिया हो, वहाँ दूसरे देश का प्रदेश का कोई आदमी आवे तो उनका मामला है। वो मुसलमानों के नेता उत्तर प्रदेश में भी हैं, मुसलमानों के नेता अपना वहाँ बने। वहीं अलीगढ़ से खबर है, जहां आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने में वो जुटे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में 1 करोड़ सदस्य बनाना है और उसी क्रम में अलीगढ़ आया हूं।
हमारे जो मुद्दे हैं वो फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता और उनको रोजगार, किसानों को उनकी फसल का दाम, 24 घंटे के अंदर उनके खाते में, महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम 2022 के चुनाव में जाएंगे। इसी के क्रम में मैं आज अलीगढ़ आया हूं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। 1 महीने में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में 1 करोड़ सदस्य बनाना है और उसी के क्रम में मैं आज अलीगढ़ आया हूं। अलीगढ़ में भी हर विधानसभा में 25,000 सदस्य बनना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में तमाम तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आए पिंक स्टोन तो होंगे ही, मंदिर का चौखट बाजू मकराना के सफेद उच्च कोटि के मार्बल से बनेगा। पूरा गर्भगृह में 30 चौखट बाजू का इस्तेमाल होगा। मंदिर निर्माण से जुड़ी कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अधिकारियों के साथ 2 दिन की बैठक में इस पर मंथन हुआ। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्राथमिकता है कि 2023 के आखिर तक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएं, जिससे श्रद्धालु दर्शन कर सकें। मंदिर में 3,60,000 घन फुट पत्थर लग सकता है, पर कोटे में जोधपुर के पत्थर का इस्तेमाल होगा। बहुत अधिक वर्षा हो गई, मिट्टी में नमी आ गई, तो उसकी नमी का असर मिर्जापुर के सैंडस्टोन पर कम से कम पड़े, इसलिए बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट की 3 लेयर लगाएंगे। ग्रेनाइट में पानी को सोखने का स्वभाव बहुत रेयर है। वहीं रामलला के मंदिर की नींव में लगने वाले मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों की दूसरी खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। ट्रक में 16 घन फुट के 19 पत्थर लाए गए हैं और इससे पहले 7 जुलाई को भी 16 घन फुट के 30 पत्थरों को लेकर ट्रक से अयोध्या लाया गया था। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए नींव भरने के बाद प्लिंथ में अंदरूनी हिस्से पर मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा, जो कि बेस प्लिंथ को नमी से बचाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों की 3 लेयर प्लिंथ के बाहरी हिस्सों पर लगाई जाएगी, जिससे भारी बारिश और मिट्टी में नमी का असर प्लिंथ पर ना पड़े। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लिंथ को ऊंचा करने में मिर्जापुर का पत्थर ये विचार हुआ था। अब बाहरी परत पर, बाहर की सीमा पर ग्रेनाइट भी लगाएंगे, 2-2 फीट की, एक के ऊपर एक 3